नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, आशा है कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं? अब यहाँ से खेल शुरू हो जाता है ग्रामर के स्ट्रॉन्ग बेस का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने लायक है, जिससे हमारा सारा का सारा ग्रामर का बेस बनने वाला है। अब देखो, जो ये प्राइमरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक क्रियाएं। अब जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो जब तक हम प्राइमरी स्कूल में नहीं जाएंगे तो बड़ी क्लासों में एडमिशन नहीं ले सकते। इस प्रकार जब तक हम प्राइमरी वर्ब्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो बाद की वर्ब्स भी समझ में नहीं आएंगे। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती हैं? द वर्ब्स, वो क्रियाएं, विच फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स, यानी प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं? ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं बनाने का काम करती हैं। यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स पीछे हमने पढ़ी थी वो किससे बने? वो प्राइमरी वर्ब से बनी है। और ये सिर्फ अपने आप में सिर्फ 3 ही होती है, डू, बी और हैव। कितनी होती हैं? सिर्फ 3 ही होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करती हैं। कौन कौन सी होती है? एक डू और एक बी और एक क्या होती है? हैव। सिर्फ यही 3 वर्ब्स हैं जिनसे हेल्पिंग वर्ब्स बनती हैं। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगी वो इन्हीं की डू की फॉर्म होगी, डू, डज, डिड, या फिर बी की फॉर्म होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर हैव की फॉर्म हो गई, हैव, हैज, हैड। यानी इनके अलावा सिर्फ मॉडल्स ही हैं जो हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। मॉडल्स को छोड़कर, मॉडल्स वही विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, वो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन वो तो टॉपिक ही अलग है। हम बात करते हैं मॉडल्स को छोड़कर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिर्फ क्या होती हैं? डू, बी, हैव की ही फॉर्म होती हैं बस। अब डू, बी, हैव की जो फॉर्म्स हैं, जो डू, बी, हैव हैं, ये देखो, ये लिखा है डू, बी और हैव, यानी अपने आप में। अब देखो, याद करो, हमने बेस फॉर्म के बारे में बात की थी कि बेस फॉर्म क्या होती है। बेस फॉर्म होती है जिसके साथ हम एस, ई, एस, ई, डी, यानी हम तो ना तो एस लगाना है, ना ही उसका सेकंड बनाना, ना थर्ड, ना ही आई एन जी वाली बना रही है। तो सबसे पहले क्या होती है? वो अपने आप में बेस फॉर्म होती है। जो डू, बी, हैव, तीनों के तीन है, अपने आप में बेस फॉर्म है जो कि प्राइमरी वर्ब का काम करती है। अभी देखो, जो डू है ये अपने आप में बेस फॉर्म है। डू की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है? एक डू और एक डस, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, ये देखो, जो ये डू बेस के नीचे भी लिखा हुआ है और फर्स्ट के नीचे भी। याद करो, जो हमने बताया था कि जो बेस फॉर्म होती है उसके 2 नाम होते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब तक हम उसके साथ ऐसे ऐसे नहीं लगाते, 2 नाम होते हैं, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। जब हम उसके साथ ऐसे ई एस लगा देते हैं, देखो डू के बाद लगा हुआ ई एस, तो वो सिर्फ फर्स्ट रहेगी, बेस नहीं रहेगी। अब देखो, बेस के नीचे क्या है? यानी बेस जो डू है इधर भी है, फर्स्ट के नीचे भी है वो, और बेस के नीचे भी है। यानी जो फर्स्ट बेस फॉर्म है, जो डू है, वो बेस के नीचे भी है और फर्स्ट के नीचे भी दे रखी है। यानी डू अपने में बेस भी है और फर्स्ट भी है। लेकिन जब हमने इसका डज किया तो ये सिर्फ फर्स्ट के नीचे, बेस के नीचे डज नहीं लिख रखा हमने, क्योंकि एस सी एस लगाने से क्या हो जाती है? बेस फॉर्म नहीं रहती। क्योंकि बेस फॉर्म बोलती है कि जब हम किसी वर्ब के साथ कुछ भी अटैच नहीं करेंगे तो वो बेस फॉर्म रहेगी। लेकिन यहाँ तो एस लगा दिया तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। डिड इसकी सेकंड फॉर्म है और डन इसकी थर्ड फॉर्म है। और जो आई एन जी वाली होती है, हम इसको फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल सकते हैं, आप चाहे आप 50वीं वर्ब बोलो, 10वीं, 11वीं, 5वीं, 6वीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको ग्रामर अच्छे से करने है तो इसको ये समझो कि जो ये डूइंग होती है इसको हम कंटिन्यूस वर्ब बोलते हैं। आई एन जी किसी भी वर्ब के साथ लग सकता है आई एन जी, तो कंटिन्यूस वर्ब। ऐसे ही बी है, बी अपने आप में बेस फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ जो डू है वर्ब की बेस फॉर्म है। डू क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म। यानी इसकी हमने सिर्फ फर्स्ट बना, डू बेस भी है और डू फर्स्ट भी है। अगर हमने इसका सिर्फ फर्स्ट बना ली तो ऐसे ऐसे लगा दिया हमने फर्स्ट। ये जो डू है ये बेस भी है और ये फर्स्ट भी है।
लेकिन जब हमने इसके साथ एस सी एस लगाया था, यानी एस सी एस लगाने से वो सिर्फ फर्स्ट रह गई थी, यानी डू के साथ एस सी एस लगाया जा सकता है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और इसकी थर्ड है डन, और इसकी आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूस फॉर्म बोलो आईएनजी वाली डूइंग। अब बी है नीचे, पहले बी से पहले नीचे देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बी है ये सबसे अलग वर्ब है, यानी पूरी वर्ब्स के अंदर, पूरी ग्रामर के अंदर, पूरी इंग्लिश के अंदर बी एक अकेली ऐसी वर्ब है, सिर्फ बी की बात कर रहा हूँ मैं। बी अकेली वर्ब है जिससे जो सबसे अलग वर्ब है, इसलिए हमने इस पर स्टार लगा दिया कि बी सबसे अलग है। अभी देखो बी से पहले हम हैव देखते हैं, हैव। अब ये हैव है, जो ये हैव बेस फॉर्म भी है और फर्स्ट फॉर्म भी है, और जब हमने इसके साथ एस एस लगाया तो ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रह गई। अब ये देखो ये तो हैव्स होना था, हैव्स एस एस लगाना था, हैव्स होना था, लेकिन जो ग्रामेरियन थे यानी अंग्रेज जिनको बोलते हैं, उनको ये आ रही थी कि इसके साथ जैसे डू के साथ डज लगा दिए कोई बात नहीं, लेकिन हैव के साथ एस लगाने से हैव्स, उनकी कुछ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही थी, जो भी उनका रीजन रहा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको वी ई को गायब कर दिया। तो बोले कि एस तो देखना चाहिए लगा हुआ, तो एस रख लिया और एच ए एस यानी वी ई गायब कर दिया, ताकि प्रोनाउंसिएशन यानी फराटेदार की इंग्लिश बोली जा सके, यानी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश वो बोल सके। इस करके उन्होंने क्या किया, वी ई को क्या कर दिया, गायब कर दिया, ताकि वो अच्छे से बोली जा सके। अब हैव, ये हैव बेस भी है और फर्स्ट भी है, और इधर फर्स्ट हैज कर दिया, इसके साथ एस लगा दिया, तो ये सिर्फ फर्स्ट है, हैड इसकी सेकंड, और हैड ही थर्ड, और हैविंग इसकी कंटिन्यूस फॉर्म है। अब बी पे आओ, बी सबसे अलग कैसे है। अब डू के साथ एस एस लगा दिया, डज बन गए, हैव के साथ एस एस लगाया तो हैज बन गए, लेकिन बी के साथ एस लगाया, देखो ध्यान से, बी ई एस, ऐसी कोई वर्ब है ही नहीं है। देखो बी ई एस मतलब जैसे कि उनकी जो फराटेदार इंग्लिश उनकी, इसके साथ एस एस लगाने से थोड़ा बोलने का लहजा है, जो बोलने का तरीका वो इंटरप्ट हो रहा था, इस करके उन्होंने सोचा कि इसके साथ एस ना लगाओ, तो बोले कि चलो ई एस लगा के देखते हैं, तो ई एस लगाया उन्होंने, पहले एस लगाया बी ई एस, तो फराटेदार नहीं बोल पा रहे थे, फिर ई एस लगा के, तो बीज, बीज क्या होती है, मधुमक्खी होती है, बीज क्या है, मधुमक्खियाँ, तो उन्होंने सोचा कि दो एस लगाने से ई एस लगाने से इसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एक तरीका खोज निकाला कि ऐसे तो हम इसका फिर फर्स्ट फॉर्म बना ही नहीं पाएंगे, बी अपने आप में बेस फॉर्म है, यानी बी के साथ एस एस लगाने से हम उसके फर्स्ट बना नहीं पाए, तो बी क्या रह गई, सिर्फ बेस फॉर्म रह गई, यानी डू क्या थी, बेस भी थी और फर्स्ट भी थी, एस एस लगाने से सिर्फ फर्स्ट है, डू बेस थी, एस एस लगाने से फर्स्ट हो गई, हैव बेस थी, एस एस लगाने से हैज़ हो गया, लेकिन बी के साथ एस और ई एस लगाने में दिक्कतें हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको बेस फॉर्म ही रहने दिया, इसको क्या नहीं बनाया, फर्स्ट फॉर्म बनाया ही नहीं है, तो बोले कि इसके लिए फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाए फिर, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए हम अलग से स्पेलिंग लेके आएंगे जो फर्स्ट फॉर्म बना सके। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म इज़, एम और आर तीनों ही बी की फर्स्ट फॉर्म है। देखो आज तक हमने क्या पढ़ा था, बी वॉज बीन, कि बी फर्स्ट है और वॉज सेकंड है और बीन थर्ड है, जबकि बी फर्स्ट नहीं है, बी अपने आप में बेस फॉर्म है। कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी कहीं नहीं मिलेगा आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर यही मिलेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी बी नहीं मिलेगा, लेकिन डू मिल जाएगा आपको, डज भी मिल जाएगा, क्योंकि बेस फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट नहीं आती। अब चलो वो आगे की बात है, हम इसको बाद में करते हैं। ये देखो, तो बी की फर्स्ट बनाने के लिए उन्होंने अलग से स्पेलिंग डिसाइड की, इज, एम और आर, तीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों बनाई, क्योंकि इज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, और अगर आई है, आई के लिए एम, और प्लूरल के लिए दे, मोहन एंड सोहन, जो भी है उसके लिए आर डिसाइड किया, तो फिर इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई, वॉज और वर, वॉज और वर बी की सेकंड फॉर्म है, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है, और बीइंग यानी आईएनजी फॉर्म है जो, वो क्या बना दी, कंटिन्यूस फॉर्म, आईएनजी वाली कंटिन्यूस। अब ध्यान से देखो, आपने किसी भी सेंटेंस के अंदर, यानी टेंस के किसी भी सेंटेंस के अंदर, टेंस के अंदर कभी ये लिखा हुआ जरूर देखा हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आगे करेंगे ऐसा। देखो जब ये लिखा होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, असल में ये
ठीक नहीं होता। ये होता है बेस फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। अब देखो, ये कोई मेरी अपनी थ्योरी नहीं है, ये ऐसा ही है। देखो ध्यान से, जो बी है, डू है, डू इसको एक्सप्लेन करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सही क्यों नहीं है। आधा जो ये डू है, जो ये डू है अपने में बेस फॉर्म है। अब डू के साथ यहाँ आईएनजी लगा रखे हमने। पहले देखो बेस फॉर्म क्या थी। बेस फॉर्म वो होती है जिसकी सारी फॉर्म्स बनती है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, कंटिन्यूस भी। तो अपने आप हमारे अपने आप में डू क्या थी, एक बेस फॉर्म थी। तो डू से ही फर्स्ट फॉर्म बनी, यानी उसको कॉपी किया तो फर्स्ट भी है, और उसी को ऐसे ऐसे लगाने से उसको सिर्फ फर्स्ट रहने दिया, और इसी डू की स्पेलिंग में चेंज करके डिड बनाया, और इसी की डू की स्पेलिंग में चेंज करके डन बनाया, यानी सेकंड थर्ड फर्स्ट उसी से बनी है, और डू के साथ आईएनजी लगा रखे। अब जो हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ध्यान से देखो, जो ये डज है, डज ये भी तो फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या आपने डज के साथ आईएनजी लगाया कभी? डजिंग नहीं लगाया। तो पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे सही हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी नहीं होता, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। वर्ब जो भी चेंज हम करेंगे वो सारा बेस फॉर्म में ही करेंगे। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ भी कभी आईएनजी नहीं होता। डिड का डिडिंग कभी नहीं सुना होगा, डन का डनिंग नहीं सुना होगा आपने। डू जमा इंग, डूइंग, डू प्लस आईएनजी, और डू क्या है? बेस फॉर्म। अभी देखो, अब आप ये सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखो, कि जो हमने ये फर्स्ट फॉर्म ये वाली लगा रखे है ना, जो फर्स्ट फॉर्म, जो ये बेस फॉर्म है डू, और ये फर्स्ट फॉर्म के नीचे भी है डू, तो कहीं ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है डूइंग? हाँ हो सकता है ऐसा। अब देखो थोड़ी देर रुको, नीचे देखो हैव, ये वाला हैव ना हो के हैविंग बनाया कि बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं क्या पता ये फर्स्ट वाला हैव हो, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हैव, हैविंग। अब देखो जो मैंने स्टार लगाया था, बी, बी सबसे अलग फॉर्म है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन बी करेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? इज, एम, आर। तो इज का कभी इजिंग देखा आपने? इजिंग नहीं। एम का एमिंग नहीं देखा। आर का आरिंग नहीं। वॉज का वॉजिंग नहीं देखा। वर का वरिंग नहीं। बीन का बीनिंग नहीं है। ये बी प्लस आईएनजी ही है, क्योंकि बी अपने आप में बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म के साथ ही आईएनजी होता है। तो ये डूइंग है ना, ये वाला फर्स्ट फॉर्म वाला डू नहीं है, ये बेस फॉर्म वाला डू है। और जो हैविंग है ये फर्स्ट फॉर्म वाला हैव नहीं है, ये बेस फॉर्म वाला हैव। इसी प्रकार बी का बीइंग के जैसा इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन का आईएनजी नहीं होता। समझ में आया? आप इसे बैक करके दोबारा से समझ सकते हो, वीडियो को बैक करके। चलो आगे देखते हैं। यानी इतना समझ में आया कि प्राइमरी वर्ब क्या होती है? डू, बी, हैव ही होती है, जो हेल्पिंग वर्ब बनाने का काम करती है। अब ध्यान से देखो, नीचे मैंने एक नोट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट नोट। अब इस इंपॉर्टेंट नोट का मतलब क्या है? ओनली V1 एंड V2 कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, नॉट V3 और कंटिन्यूस वर्ब। देखो कितनी ज़रूरी बात इधर लिखी हुई है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहता है कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही क्या बन सकती हैं? हेल्पिंग की तरह है, कैन वर्क, काम कर सकती हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगी। अब देखो ध्यान से, नीचे इसकी टेबल देखो, यानी जो ये इसी की कॉपी है बिल्कुल, जो ये लिख रखा है ना, इसी की कॉपी नीचे कर रखी है, ये देखो। तो वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब बन सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगी। अच्छा, इसका भी एक रीजन है, ध्यान से देखो। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्यों काम नहीं करेगी और कंटिन्यूस फॉर्म क्यों नहीं करेगी? अब ध्यान से देखना, नीचे रीजन दे रखा है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ये कभी भी हैव की फॉर्म के बिना नहीं आएंगी। अच्छे देखो, जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हैव की फॉर्म के बिना कभी लिखी ही नहीं जा सकती किसी भी सेंटेंस के अंदर। हम याद करने को ऐसे कर सकते हैं, राइट, रोट, रिटन, वॉक, वॉकड, वॉकड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। लेकिन जो थर्ड फॉर्म हम बोल रहे हैं ना, स्पोकन,
अगर किसी सेंटेंस में लिखेंगे तो अकेले कभी नहीं, उससे पहले हैव की कोई ना कोई फॉर्म पक्की मिलेगी। अब हैव की फॉर्म कौन सी हो सकती है, ये नीचे लिख रखी है। हैव की फॉर्म हैव भी हो सकती है, हैज भी हो सकती है, हैड भी हो सकती है, हैड, और इनमें से कोई ना कोई ऐसी वर्ब होनी चाहिए जो थर्ड फॉर्म के साथ आए। अच्छा, ये ऐसा रूल बनाया क्यों गया था, अब ध्यान से समझना इस बात को। ये रूल क्यों बनाया गया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैव के बिना नहीं आएंगी। देखो ध्यान से, क्या आप सबको पता है कि 80 से 90% यानी 80 से 90% वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। समझ में आया? जैसे वॉक अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, बेस भी है, वॉक्स फर्स्ट है, वॉकड वॉकड, यानी वॉक वॉकड वॉकड, जो वॉकड है वो सेकंड है और वही वॉकड थर्ड भी है। अब जैसे 80-90% वर्ब बोल रहे हैं, न कि सभी, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों ही अलग अलग हैं, जैसे राइट रोट रिटन, स्पीक स्पोक स्पोकन, और कई ऐसी हैं जिनकी तीनों ही सेम है, कट कट कट, रीड रेड रेड, पुट पुट पुट। लेकिन ज़्यादातर वर्ब क्या हैं, 80 से 90% वर्ब ऐसी है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म से सेम है। जैसे लुक लुकड लुकड, लुकड ही सेकंड है, लुकड ही थर्ड है। तो ऐसे तो हमने याद कर लिया, लेकिन हमें सेंटेंस में देखकर कैसे पता चलेगा कि वो जो वर्ब लिखी हुई है वो सेकंड है या थर्ड है। तो इसीलिए ये रूल बना दिया गया कि कहीं पढ़ने वाले इसको ये ना समझ ले कि ये सेकंड फॉर्म है। जैसे ही रोट ए लेटर, चलो राइट रोट तीनों अलग हैं। जैसे आई वॉच्ड देखना, टीवी, मैंने टीवी देखा। अब ध्यान से देखो, वॉच की तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, वॉच वॉच्ड वॉच्ड। तो ऐसे देखने से कैसे पता चलेगा सेकंड है थर्ड है। अगर इसके साथ हैव की फॉर्म नहीं है तो ये इसको सेकंड मानेंगे, और हैव की फॉर्म या जैसे आई हैव वॉच्ड, आई हैड वॉच्ड, तो कुछ भी लिखा हो तो इसीलिए ये रूल बना दिया गया कि अगर आपको वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, ऐसी वर्ब है जो, यानी थर्ड फॉर्म कोई भी हो, अगर उसके साथ आपको हैव की फॉर्म कोई भी दिखे, इनमें से कोई भी हैव की फॉर्म दिखे तो आप उसको थर्ड मानना, और अदरवाइज उसको सेकंड मानेंगे। अब इसमें आई वॉच टीवी तो ये सेकंड मानेंगे क्योंकि इसमें तो हैव की फॉर्म ही नहीं है। तो इसी करके ये रूल बनाया गया था। समझ में आया? अब यही रूल देखो, ऐसा ही रूल किसके साथ है, आईएनजी के साथ भी, कंटिन्यूस फॉर्म के साथ। यानी कोई भी वर्ब है जिसके साथ आईएनजी लगाओ, जैसे गोइंग, कमिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, तो ये इनके भी एक वो है डिमांड है इनकी कि वो भी कभी भी बी की फॉर्म के बिना नहीं आएंगी। जो कंटिन्यूस फॉर्म होती हैं, जो ये कंटिन्यूस फॉर्म है, ये कंटिन्यूस फॉर्म ये कभी भी बी की वर्ब के बिना नहीं आएगी। बी की फॉर्म कौन सी है, ये लिखी हुई है, यानी बी के बिना कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। फॉर एग्जांपल जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम सीधा ऐसे नहीं लिख सकते आई गोइंग टू स्कूल, आई के साथ सीधा गोइंग नहीं लिख सकते क्योंकि गोइंग एक कंटिन्यूस वर्ब है। उससे पहले बी की तो वर्ब लिखनी पड़ेगी, आई एम गोइंग करो, ही इज गोइंग करो, दे आर गोइंग करो, आई वॉज गोइंग करो, दे वर गोइंग करो, यानी कोई ना कोई तो इनमें से होनी चाहिए वर्ब। आईएनजी से पहले बी की वर्ब पक्की होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो दोबारा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो, वो हैव की फॉर्म के बिना नहीं आएगी। यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है जिसको हम परफेक्ट वर्ब बोलते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो, ये किसके बिना नहीं आएगी, हैव की फॉर्म के बिना नहीं आएगी, हैव की फॉर्म के बिना नहीं आएगी। और जो कंटिन्यूस है वो बी के बिना नहीं आएगी, बी की फॉर्म के बिना नहीं आएगी। समझ में आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के बिना नहीं आएगी, कंटिन्यूस फॉर्म यानी आईएनजी वाली बी के बिना नहीं आएगी। अब देखो ऊपर चलते हैं, ये क्या रखा है, जो इसने बोल रखा है कि ओनली V1 एंड V2 कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब नॉट V3 कंटिन्यूस वर्ब, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगी। बहुत गहरी बात है कि अगर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख दी, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी और मेन वर्ब बाद में आएगी। यानी किसी भी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो अकेली आ गई या तो वो मतलब अकेली वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब। यानी अगर किसी वाक्य में दो वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग मानते हो, बाद वाली मेन। अगर एक ही है तो वही मेन है या फिर लिंकिंग होगी। अगर दो है तो पहले वाली हेल्पिंग
इतना समझ में आया। यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यह हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है। अब देखो ध्यान से, ये कह रहे कि V1 और V2 ही हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, ये दोनों बन सकती है, लेकिन V3 क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि V3 अगर हमने हेल्पिंग वर्ब बना दी तो इसके बाद हम देखो V3 को तो हमने हेल्पिंग वर्ब मान लिया और उसके बाद मेन वर्ब के रूप में कोई ना कोई वर्ब लिखेंगे। अब V3 तो हैव के बिना आएगी नहीं। अब इससे पहले जब हमने हैव लिख ही दिया तो रूल क्या कहता है कि पहले वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो हैव की फॉर्म ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, फिर V3 तो मेन वर्ब का काम करेगी। समझ में आया? दोबारा देखो, यानी कहने का मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लिख सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने इसको हेल्पिंग वर्ब बनाया और इसके बाद फिर मेन वर्ब लिखें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब बाद में आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म बोलते हैं कि मैं अपने से पहले हैव की फॉर्म लेती हूँ। और अगर हमने इससे पहले हैव की फॉर्म लिख ही दिया, कोई भी हैव की कोई भी फॉर्म लिख दी, तो इधर से जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो पहले नंबर पे तो हैव की फॉर्म ही आएगी, बाद में थर्ड की फॉर्म पढ़ेंगे, तो पहले आने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म तो मेन वर्ब है। इस करके क्या है, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बन सकती, मेन वर्ब ही बन सकती है बस। अब यही रीजन है कंटिन्यूस का, यही रीजन किसका, कंटिन्यूस का। अब जैसे हमने गोइंग लिख दिया, कोई भी मानो वॉकिंग गोइंग, अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया तो इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब लिखेंगे। और ING बोलते हैं मैं तो बी के बिना नहीं आऊँगी, और जब इससे पहले बी की कोई ना कोई फॉर्म लिख ही दी तो हेल्पिंग वर्ब तो बी की फॉर्म है और गोइंग तो मेन वर्ब है। समझ में आया? लेकिन फर्स्ट और सेकंड फॉर्म तो बन सकती है, क्योंकि इनकी कोई कंडीशन नहीं है कि ये अकेले आ सकती है वर्ब। जैसे आई वेंट टू स्कूल, एक ही वर्ब है सेकंड। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। समझ में आया? अब देखो, जैसे कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, किसके साथ हमने एस लगाना और किसके साथ ES लगाना। अब देखो, किसी भी वर्ब के इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वावल, किसी भी वर्ब के अगर आखिरी में क्या हो, वावल लिखा हो। वावल क्या होते हैं? AEIOU, यानी जो मात्राएं बनाते हैं उसको हम वावल्स बोलते हैं। इंग्लिश में मात्रा बनाते हैं, आ का डंडा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो जो लास्ट सब, जैसे डू है, ये लिखा हुआ डू, यानी जिसका लास्ट अक्षर ओ है, जैसे एक वावल है तो हम ES लगाएंगे, क्योंकि ES के पहले भी देखो वावल के साथ वावल जुड़ना चाहिए। वावल के साथ क्या होना चाहिए? वावल ही जुड़ना चाहिए। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? डू, डू के बाद ओ है, ये वावल्स है, और ES में ई वावल्स है तो वावल्स के साथ वावल्स मिलेगा तो डज कर दिया। गो में भी ऐसा ही है, गोज। और अगर लास्ट अक्षर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, यानी AEIOU से अलग हो, तो क्या करेंगे? सिर्फ एस लगाएंगे। किल, किल के बाद तो L है और ये तो कॉन्सोनेंट है, तो एस सिर्फ एस लगाएंगे, क्योंकि एस भी अपने में कॉन्सोनेंट है, AEIOU नहीं है। तो किल्स, वेट, टी एक कॉन्सोनेंट है तो एस भी कॉन्सोनेंट है। अब देखो, ये कुछ बहुत सारे वर्ब हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, बस थोड़े देर के लिए आप इसको मान के चलो कि ऐसा है। मतलब बहुत सारा वर्ब्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड है, उसको हम बाद में करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब जो टॉपिक चला हुआ उसको देखो। जैसे डाई है, डाई के पीछे ई है, लेकिन इसके साथ हमने सिर्फ एस लगाया। अब डाई वावल है, वावल के साथ तो ई जुड़ना चाहिए। अब हालांकि डाई के अंदर पहले ही ई है तो दो बार ई लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसके पास पहले ही ई है तो एस लगा देंगे हम। राइट के पास भी पहले ही ई है और इसके साथ सीधा एस लगाएंगे, यानी दो ई नहीं आने चाहिए। समझ में आया? चलो, अब देखो, किसी भी वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल वर्ब कैसे होती है। जैसे सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो जैसे पेन सिंगुलर था, पेन्स प्लूरल। टेबल सिंगुलर था, टेबल्स प्लूरल। चेयर सिंगुलर था, चेयर्स प्लूरल। बुक सिंगुलर और बुक्स प्लूरल। लेकिन ये तो नाउन है, ये तो किसी न किसी वस्तुओं के नाम है। वर्ब इससे उल्टा होता है, यानी बोलते हैं कि वर्ब होती है जो वर्ब है नाउन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये सीधी चलेगी तो ये उल्टी चलेगी, ये उल्टी चलेगी तो ये सीधी चलेगी। अब देखो ध्यान से, जैसे ये है, किसी भी वर्ब के साथ एस लगाएंगे। वैसे तो एस लगाने से क्या बनते हैं? देखो, पेन के साथ एस लगाया तो प्लूरल है, टेबल के साथ एस लगाया तो प्लूरल है। लेकिन वर्ब के साथ एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है। ऐसे याद कर सकते हो आप, एस फॉर सिंगुलर,
यानी जिस वर्ब के साथ एस लगा हुआ है ना लास्ट में, तो आप समझ सकते हो कि वो सिंगुलर वर्ब है। जैसे ही अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है, और तो उसके बाद कोई भी वर्ब लगाएंगे तो ऐसे ऐसे वाली, जैसे डज लगेगा, गोज लगेगा ही के साथ, आप पढ़ते होंगे नहीं। जैसे ही गोज टू स्कूल होता है, ये ही गो टू स्कूल होता है, ही गोज टू स्कूल या ही गो टू स्कूल, आप गोज पढ़ते होंगे, लेकिन इसका रीज़न बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ही के साथ गोज क्यों आया और गो क्यों नहीं आया, क्योंकि गोज के साथ एस एस दे रखा है। ये ध्यान रखना, एस एस वर्ब के पीछे लगा रखा है या नाउन के पीछे, किसी चीज़ के पीछे। अब गो के साथ, गो एक वर्ब है, इसके साथ एस लगा दिया, यानी ई एस है लास्ट में, तो एस ही है ना, तो एस फॉर सिंगुलर, तो ये सिंगुलर वर्ब है। ही सिंगुलर था, इसी करके सिंगुलर वर्ब आएगी गोज। दे अपने आप में प्लूरल है, अब उसके साथ गो आता है, गो अपने में प्लूरल है, यानी कोई भी वर्ब होती है जन्म से बिना एस एस लगाए ही प्लूरल होती है, और एस एस लगाने से क्या हो जाता है, वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे डज अपने में सिंगुलर है, डज, डू के साथ एस एस सिंगुलर, और ये हटा दिया, अगर हमने इसको हटा दिया तो ये प्लूरल है अपने आप में। किल्स एस फॉर सिंगुलर, किल प्लूरल है। आगे देखो, यानी वर्ब, जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी ऐसी वर्ब जिसके साथ हमने कुछ नहीं लगाना है। देखो ये देखो, डू के साथ हमने एस एस नहीं लिया तो प्लूरल है, और डू अपने में बेस फॉर्म थी, यानी इससे क्या पता चलता है कि बेस फॉर्म होते हैं, यानी उसी को प्लूरल बोलते हैं हम। ऐसा लगाने से वो फर्स्ट फॉर्म बन जाती है नहीं, तो वो सिंगुलर हो जाती है, यानी बेस फॉर्म को ही प्लूरल वर्ब बोला जाता है। बेस फॉर्म तो उसके नाम के हिसाब से और गिनती के हिसाब से वो सिंगुलर या प्लूरल में आ जाती है, तो बेस फॉर्म प्लूरल में आती है। अब देखो ध्यान से, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, यही तो कहना है कि ही अपने में सिंगुलर था तो गोज एस फॉर सिंगुलर वर्ब, दे प्लूरल है तो गो प्लूरल वर्ब, राम सिंगुलर है तो प्लेज, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। राम एंड शाम, अब ध्यान से देखो, राम एंड शाम दो सब्जेक्ट हो गए तो ज़्यादा बंदे हो गए, ज़्यादा इंसान है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्ले, एस फॉर तो सिंगुलर था। आगे देखो, आई और यू सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। अब देखो, जो आई है, आई सिंगुलर तब होता है जब इसके साथ दो वर्ब यूज किया है, एम और वॉज, दो वर्ब यूज की जाती है, एम और वॉज, यानी आई एम ए बॉय, तो मैं एक लड़का हूँ, मैं अकेले की बात कर रहा हूँ। आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, अकेले की बात कर रहा हूँ। यानी दो वर्ब ऐसी हैं आई के साथ, जब ये उनके साथ सिंगुलर बिहेव करता है, यानी सिर्फ दो वर्ब के साथ ही आई सिंगुलर होता है, बाकी हर वर्ब इसके साथ प्लूरल ही आती है। जैसे आई गो टू स्कूल बोलते हो आप, आई गो टू स्कूल, गो तो एक प्लूरल वर्ब है, और आई अब यहाँ ये प्लूरल का काम करेगा, क्योंकि इसके साथ एम और वॉज नहीं लगा हुआ है, ये कोई और वर्ब है, गो, ठीक है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, नहीं कि प्लेज, आई एम और वॉज के साथ तो सिंगुलर होता है, और बाकी सबके साथ ये प्लूरल का काम करेगा, क्योंकि एम और वॉज अपने में सिंगुलर है तो आई उस टाइम सिंगुलर बन जाता है, और बाकी सारी वर्ब प्लूरल होती हैं आई के साथ। और जो यू होता है, यू हमेशा प्लूरल ही होता है। यू को देखो, यू को हम क्या बोलते हैं, तुम या फिर आप। अब देखो इसके साथ, जैसे यू आर, यू इज ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर स्टूडेंट बोलते हो, आर तो प्लूरल है, यू इज ए स्टूडेंट कभी नहीं बोलोगा। यू अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, और यू होता है जो, ये सिर्फ प्लूरल होता है। यहाँ तक समझ में आया।